सो हाय हेलो एवरीवन। हाँ जी, देखिए अपनी जो क्लासेज चल रही थी रीड प्री लेवल 2 साइंस मैथ स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें अपन ने साइंस को स्टार्ट कर दिया था और अपने जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था कोशिका वाला। इसमें एक क्लास अपनी कंप्लीट हो चुकी है, तो जिन भी स्टूडेंट ने पिछली क्लासेज नहीं देखी प्लीज़ एक बार आप लोग क्लास ज़रूर देखिएगा। आपको पता है अपनी जो सारी क्लासेज है यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और सभी क्लासेज की जो पीडीएफ है ना वो अपने टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। टेलीग्राम चैनल का नाम क्या है? गुरु अकेडमी 8116। जो अपने यूट्यूब चैनल का नाम है वही अपने टेलीग्राम चैनल का नाम है। तो टेलीग्राम जो ऐप है उसको इंस्टॉल करना, यदि किसी के पास नहीं है तो उसमें सर्च करना गुरु अकेडमी 8116, उसको ज्वाइन करना। सारी क्लासेज की पीडीएफ आपको मिल जाएगी, डाउनलोड कर लेना। प्रिंट आउट निकालना चाहो निकाल सकते हैं, लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। ठीक है भाई, चलो अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, देखो पिछली क्लास में जो अपन ने टॉपिक छोड़ा था वो अपन ने छोड़ा था कोशिका का संरचनात्मक संगठन, यानी कोशिका किससे बनी होती है। कुल मिला के कोशिका की संरचना के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। तो देखो कोशिका के 3 मुख्य भाग होते हैं, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य और केंद्रक। लेकिन जो पादप कोशिका होती है, कवक होता है, शैवाल होते हैं, जीवाणु होते हैं, इनमें कोशिका झिल्ली के चारों ओर एक आवरण और पाया जाता है जिसे कोशिका भित्ति कहते हैं। ठीक है, तो इन सभी के बारे में अपन डिटेल से चर्चा करेंगे। देखो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम लगाया है, ये मैंने एक बेसिक डायग्राम लगाया है कोशिका का, ताकि मैं आपको जब कोशिका की संरचना के बारे में बताऊं तो मैं समझा सकूं। हालांकि प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका, पादप कोशिका, जंतु कोशिका, इन सभी के अलग अलग डायग्राम अपन देखने वाले हैं डिटेल से, बट मैंने एक बेसिक डायग्राम लिया है आपको चीज़ों को सिंपल समझाने के लिए, सिंपल करने के लिए। ठीक है भाई, चलो तो सबसे पहला जो भाग है कोशिका का वो है कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। आप लोग देख सकते हैं जो सबसे बाहर है ना, ये देखो ये वाली जो लेयर है, ये वाली, ये क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। ठीक है ना। चलो सबसे पहले कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। सबसे पहले बात करते हैं, इसके कुछ और नाम भी होते हैं, पहले उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। तो कोशिका झिल्ली के अन्य नाम क्या क्या है? इसे कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा लेमा भी कहते हैं। भाई कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन तो सभी को पता है, इसी ने कोशिका कला, प्लाज्मा झिल्ली, प्लाज्मा कला, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, ये सारे नाम भी कोशिका झिल्ली के ही होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं किस किस से मिलकर बनी है। तो देखो जो कोशिका झिल्ली होती है ना, 2 चीज़ों से मिलकर बनी होती है, फास्फोलिपिड या लिपिड भी कह सकते हैं, लिपिड का मतलब वसा। तो ये फास्फोलिपिड यानी वसा व प्रोटीन के बनी त्रिस्तरीय झिल्ली होती है। 3 लेयर होती है इसके अंदर। कितने लेयर? 3 लेयर। जैसे मैं यहाँ पर आपको थोड़ा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, एक लेयर ये रही और एक लेयर ये रही, ठीक है, और एक लेयर ये रही। ये जो सबसे बाहर है ना, ये और ये है वसा की परत, यानी वसा की 2 परत होती है, और ये है प्रोटीन की परत। किसकी? प्रोटीन की। लेकिन ध्यान रखना, वसा की परत तो कंटिन्यू होती है, प्रोटीन की परत कंटिन्यू नहीं होती है, ये टुकड़ों में होती है, असतत होती है। ये क्या होती है? कुछ प्रोटीन तो क्या होंगे, जो वसा की परत है दोनों इनके बीच में धसे रहेंगे। कुछ प्रोटीन क्या होती है, वसा की परत जो होती है उनके बाहर की साइड लगे होते हैं। तो कुल मिला के सतत परत नहीं होती है, इसको अपन समझने वाले हैं। हाँ जी, देखो कोशिका झिल्ली जो होती है वो फास्फोलिपिड यानी लिपिड, वसा भी कह सकते हैं, वह प्रोटीन की बनी त्रिस्तरीय झिल्ली होती है, जिसमें लिपिड की 2 परतें होती है, जबकि प्रोटीन की कोई अलग से निरंतर परत नहीं बनाते हैं, अलग से परत नहीं होती, कंटिन्यू टुकड़ों में प्रोटीन होती है। बल्कि ये लिपिड की इस दोहरी परत के अंदर, जो लिपिड की दोहरी परत होती है, इसके अंदर धसे या सतह पर जुड़े रहते हैं। ये जो दोहरी परत है इनके बीच में धसे रहेंगे प्रोटीन के अणु, या फिर इनकी जो सतह है ना ये इन पर लगे रहेंगे। क्लियर है। तो जो प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, ये लिपिड यानी फास्फोलिपिड व प्रोटीन की बनी त्रिस्तरीय झिल्ली होती है। 2 परत लिपिड की होती है और 1 परत प्रोटीन की होती है। प्रोटीन कंटिन्यू नहीं होती है, टुकड़ों में होती है। वो दोनों परत को बीच में धसी रहेगी कुछ टुकड़े, या फिर बाहर की साइड लगी रहती है। क्लियर है। आगे देखो इसकी मोटाई की बात करें तो विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली की मोटाई
70 से लेकर के 105 एंगस्ट्रॉम तक हो सकती है। इसके बीच वेरी करती है सभी कोशिकाओं की कोशिका झिल्ली। देखो हो सकता है आपको थोड़ा दिखाई देने में प्रॉब्लम हो, बट जो अपन PDF अपलोड करेंगे ना उसमें साफ साफ दिखाई देगा, ठीक है। और थोड़ा सा फोटो ढंग से कैप्चर हो नहीं भाई। चलो आगे देखो। अब देखो ये किसको पता है कि जो कोशिका झिल्ली होती है वो फास्फोलिपिड की प्रोटीन की बनी होती है, 3 लेयर होती है, इतनी इसकी मोटाई होती है। इन सब का पता कैसे लगा? तो सुनो, आपने केमिस्ट्री के अंदर ना परमाणु के मॉडल पढ़े होंगे, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, नील्स बोर का, टॉमसन का, है ना, ये मॉडल आपने पढ़े होंगे। वैसे ही प्लाज्मा झिल्ली को समझाने के लिए अनेक मॉडल दिए गए, जिनमें से सबसे फेमस, सबसे लोकप्रिय और सर्वमान्य जो मॉडल है ना वो है तरल मोज़ेक मॉडल, जो कि सिंगर एंड निकोलसन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। तो ये सारी चीज़, ये सारी बातें प्लाज्मा झिल्ली के बारे में हमें किससे पता लगी? तरल मोज़ेक मॉडल से पता लगी। तो अपन उसी मॉडल के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो कोशिका झिल्ली की संरचना से संबंधित अनेक मॉडल दिए गए, जिनमें से सिंगर एंड निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल प्रचलित व सर्वमान्य है। तो सबसे जो ज़्यादा सर्वमान्य मॉडल है वो कौन सा है? सिंगर एंड निकोलसन द्वारा दिया गया तरल मोज़ेक मॉडल, ठीक है। तो अपन अब इसी के बारे में बात करते हैं, तरल मोज़ेक मॉडल, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल के बारे में। क्लियर है भाई? चीज़ें समझ में आ रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट शेयर तो करना ही है। देखो आपकी सपोर्ट की काफ़ी आवश्यकता है भाई। अभी अपन प्री की क्लासेज चला रहे हैं, मेंस की क्लासेज भी आएगी साइंस की, और दमदार आएगी, ये ध्यान रखना। देखो हमें ना इतना ज़्यादा वास्ट नहीं पढ़ना है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन ना हो। ध्यान रहे 9th और 10th से बाहर कुछ नहीं जाता है, ये बात ध्यान रखना। हाँ, बायोलॉजी के एक या दो बस लास्ट 2 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 11th 12th को टच करता है। तो अपन जो पढ़ाएंगे ना बायोलॉजी, वो 11th 12th को टच करके भी पढ़ाएंगे। हालांकि प्री में आवश्यकता नहीं है, मेंस के अंदर इसकी जरूरत पड़ती है कुछ टॉपिक के अंदर, ठीक है। तो यदि आप लोग हमसे जुड़े हुए हैं ना तो आप लोग बेफिक्र साइंस की टेंशन छोड़ दीजिए, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको ढंग से तैयार कीजिए बस, ठीक है। और आपका सपोर्ट है तो और भी चीज़ अपन और सब्जेक्ट की क्लासेज भी लगाने के लिए तैयार हैं, बट आपका सपोर्ट हमें चाहिए भाई, सिंपल सी बात ही है। सारी क्लासेज फ्री ऑफ कोर्स यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगी, ठीक है ना, लेकिन ज़रूरत है तो आपको जुड़ने की। चलो देखो ये तरल मोज़ेक मॉडल है, ठीक है। क्या है इसके अंदर वो देखो, सबसे पहले बात करते हैं कि जो तरल मोज़ेक मॉडल है किस किस के द्वारा दिया गया? सिंगर एवं निकोलसन नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। पहली बात तो इस मॉडल के अनुसार क्या, देखो ये मॉडल क्या कहता है कि 3 परत होती है, 2 परत लिपिड यानी वसा की होती है और 1 परत प्रोटीन की होती है। तो यहाँ पर गौर से देखना आप लोग, आपको 1 परत ऊपर दिखाई दे रही है और वैसी परत नीचे है। देखो ढंग से देखना आप लोग, आपको दिखाई दे रही है आई थिंक। ये क्या है? ये वसा के अणु है। ये किसके अणु हैं? ये वसा के अणु। ऐसे ढेर सारे अणु हैं, ठीक है। जैसे ये एक लेयर है पूरी वसा की, ठीक है, ये वाली पूरी लेयर है वसा की, ये आपको दिखाई दे रही है, ठीक है। और एक परत नीचे वसा की, ठीक है, यहाँ तक ये पूरी एक लेयर है और एक लेयर ये है। ये पूरी एक लेयर है वसा की और ये एक लेयर है दूसरी वसा की। क्लियर है? वसा की 2 परत हो गई और इसके बीच बीच में देखो प्रोटीन के अणु हैं। ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन, ये रहा प्रोटीन। तो अभी आपको बताया था कि जो प्लाज्मा झिल्ली होती है वो त्रिस्तरीय परत होती है। उसकी 2 परत प्लाज्मा उसकी लिपिड की होगी और 1 परत प्रोटीन की सतत परत रही होती है, टुकड़े में होती है। या तो दोनों जो परत है उसकी किसकी वसा की, उनके बीच में दसे रहेंगे या सतह पर लगे रहेंगे। तो आप लोग देख सकते हैं ये परत वसा की है दोनों, ठीक है, बीच में प्रोटीन के अणु दसे हुए हैं। क्लियर? अब देखो इस मॉडल के अनुसार वसा अणुओं की दोहरी परत, इस मॉडल के अनुसार वसा अणुओं की दोहरी परत प्लाज्मा झिल्ली के आधारीय ढांचे का निर्माण करती है। कि जो वसा अणुओं की जो परत होगी वो आधार बेस कौन बनाएगा? वसा के अणु बनाएंगे। तो इस मॉडल के अनुसार वसा अणुओं की दोहरी परत प्लाज्मा झिल्ली के आधारीय ढांचे का निर्माण करती है तथा
प्रोटीन के अणु इस वसीय परत के मध्य धसे हुए अथवा इसकी सतह पर पाए जाते हैं। कहने का मतलब जो दो परत है वो तो किसकी होगी, लिपिड की होगी। एक परत तो ये रही पूरी, ठीक है, और एक परत ये रही पूरी, और जो प्रोटीन के अणु हैं वो इन दोनों परतों के मध्य में धसे रहेंगे या इनकी सतह पर लगे रहेंगे, जो कि ये लग रहे हैं। क्लियर है भाई। आगे देखो, अभी जो प्रोटीन के अणु है ना ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है समाकल प्रोटीन, इंट्रिंसिक प्रोटीन, एक होता है परिधीय प्रोटीन, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन। समाकल प्रोटीन क्या है कि जो प्रोटीन के अणु आर पार धसे हुए हैं, जो इसके अंदर धसे हुए हैं, उन्हें बोलेंगे इंट्रिंसिक प्रोटीन, समाकल प्रोटीन। और जो सतह पर होते हैं, जो सतह पर होते हैं, ऐसे है, ये है, इन्हें क्या बोलते हैं, एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोला जाता है। क्लियर है। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है, आप लोग देख सकते हैं कि प्रोटीन के अणु दो प्रकार के होते हैं, समाकल प्रोटीन, परिधीय प्रोटीन। समाकल ये वसा की दोहरी परत में आंशिक अथवा पूर्ण रूपेण से, या तो कुछ हिस्सा धसा रहेगा या पूरी तरह से आर पार निकले रहेगी। और ये जो है परिधीय, जैसा कि नाम है परिधीय, है ना, परिधि की ओर रहेंगे, सतह की ओर रहेंगे, ये वसा परत से ढीले रूप से संलग्न रहते हैं। क्लियर है। वसा परत से ना बाहर की साइड। अब देखो, अभी जो वसा के अणु हैं, प्रोटीन के अणु है ना, ये दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के मतलब ये उभय संवेदी होते हैं, यानी ये जल रागी भी होंगे, जल विरागी भी रहेंगे। ठीक है। तो वसा एवं समाकल प्रोटीन्स के अणु उभय संवेदी होते हैं, अर्थात इनमें जल रागी हाइड्रोफिलिक व जल विरागी हाइड्रोफोबिक दोनों सिरे होते हैं। प्रोटीन्स के जल रागी सिरे, जो जल रागी का मतलब है जल से प्रेम करने वाले, यानी जल के अणु की ओर होंगे। तो प्रोटीन्स के जल रागी सिरे जलीय सतह की ओर स्थित होते हैं, जबकि जल विरागी सिरे वसीय परत के मध्य पाए जाते हैं। मैं डायग्राम बताऊंगा। इसी प्रकार वसा के जल रागी सिरे बाहर की ओर होंगे और जो जल विरागी सिरे हैं वो भीतर की ओर व्यवस्थित होते हैं, जैसा कि ये है। देखो, पहले प्रोटीन्स की बात कर लेते हैं। तो प्रोटीन्स का जो ये वाला हिस्सा है, ये जल विरागी है, जो कि वसा की ओर है, और ये वाले हिस्से जल रागी है। देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है ना, हाइड्रोफिलिक। और प्रोटीन्स का ये वाला हिस्सा जल विरागी है, तो ये अंदर की साइड है, और जो ऊपर वाला सिरा है, ये जो सिरे हैं, ये जल रागी हैं, तो जल की ओर है। ठीक है। तो प्रोटीन और लिपिड दोनों में जल रागी जल विरागी सिरे होंगे। लिपिड के जल विरागी सिरे भीतर की ओर होते हैं और जल विरागी सिरे बाहर की ओर जल की ओर होंगे। वैसे ये प्रोटीन के जो जल विरागी सिरे हैं वो लिपिड में धसे रहेंगे और जल विरागी सिरे बाहर जल की ओर होंगे। क्लियर है भाई। चलो आगे देखो, ये हो गया। आगे देखो, इस समाकल प्रोटीन्स होते हैं ना, इनको फास्फोलिपिड की दोहरी परत से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता। भाई समाकल प्रोटीन क्या है, वो आर पार धसे हुए हैं, उनको अलग नहीं कर सकते। लेकिन जो परिधीय प्रोटीन होती है, इनको हम आसानी से अलग कर सकते हैं, क्योंकि ये सतह पर ही होते हैं। देख सकते हैं, ये जो समाकल प्रोटीन है, इंट्रिंसिक प्रोटीन है, ये अंदर धसी हुई है, ये अंदर धसी हुई है आर पार, तो इनको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन जो एक्सट्रिंसिक प्रोटीन होती है, जो परिधीय प्रोटीन होती है, वो सतह की ओर होती है, इनको आराम से अलग किया जा सकता है फास्फोलिपिड की दोहरी परत से। क्लियर है भाई। तो यही बात यहाँ पर लिखी है कि समाकल प्रोटीन्स को फास्फोलिपिड की दोहरी परत से आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, आसानी से अलग नहीं किया जा सकता, जबकि परिधीय प्रोटीन्स आसानी से अलग किए जा सकते हैं। ठीक है। आगे देखो, झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन गेट कीपर की भांति कार्य करते हैं तथा पदार्थों का अंदर बाहर आने जाने में सहायता करते हैं। भाई कोई भी पदार्थ है, कोशिका में प्रवेश करेगा तो किससे प्रवेश करेगा, कोशिका झिल्ली से। अब कोशिका झिल्ली ये थोड़ी कहीं से भी प्रवेश कर जाएंगे, नहीं, कोशिका झिल्ली में जो प्रोटीन होते हैं ना, वो गेट कीपर की तरह काम करेंगे, यानी यहाँ पर रंध्र होते हैं। इसलिए देखो नीचे एक लाइन लिखी है, प्लाज्मा झिल्ली सरंध्र होती है, इसमें रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। वो छिद्र ये क्या होते हैं, गेट कीपर होते हैं। ठीक है। तो जो कोई आवश्यक पदार्थ है वो गेट कीपर से, रंध्रों से कोशिका झिल्ली में प्रवेश कर जाएंगे, और जो अनावश्यक पदार्थ है अंदर, जो विभिन्न उपापचय क्रियाओं से बने हैं, वो उन गेट कीपरों से बाहर निकल जाएंगे। ठीक है। तो जो गेट कीपर होते हैं वो पदार्थों के आवागमन में सहायक होते हैं। क्लियर। वही बात यहाँ पे लिखी है कि झिल्ली में उपस्थित प्रोटीन गेट कीपर की भांति कार्य करते हैं तथा पदार्थों को अंदर बाहर आने जाने में सहायता करते हैं। ठीक है। आगे देखो, अब यहाँ पर एक चीज है कि कौन से पदार्थ आएंगे, कौन से जाएंगे। तो देखो, जिन पदार्थों की कोशिका को आवश्यकता होती है ना,
वही पदार्थ कोशिका के अंदर प्रवेश करेंगे कोशिका झिल्ली से, गेट कीपर से होते हुए, और जो अनावश्यक पदार्थ अंदर बने हैं वो बाहर जाएंगे। यानी जैसे ये पदार्थ है ढेर सारे, इसमें से केवल हमारे पास ये 2 पदार्थ ही कोशिका को जरूरत है। तो कोशिका जो झिल्ली है ना वो इनका चयन करेगी, इनको पहचानेगी कि हमारी कोशिका को इनकी आवश्यकता है, इनको ही अंदर जाने देगी, इन दोनों को अंदर नहीं जाने देगी, और जो अंदर हानिकारक पदार्थ बने हैं उनको बाहर निकालेगी। तो चयन करके पदार्थों का आवागमन करती है, इसलिए प्लाज्मा झिल्ली को वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली या चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। चयन करके पदार्थों को अंदर जाने देती है, क्योंकि प्लाज्मा झिल्ली आवश्यक पदार्थों को ही अंदर आने देती है तो अनावश्यक पदार्थों को बाहर जाने देती है। क्लियर है? ये लो, अब बात करते हैं कोशिका में पदार्थों की गति, कि कैसे पदार्थ अंदर बाहर आते जाते हैं कोशिका में, उनके बारे में अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो, कोशिका में पदार्थों की गति पढ़ने से पहले अपन को 2 चीज़ें आनी चाहिए, क्योंकि कोशिका के अंदर जो पदार्थ आएंगे जाएंगे ना, उसमें 2 प्रक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। एक है विसरण और एक है परासरण। कोशिका के अंदर जो पदार्थ आते जाते हैं उनके लिए कौन जिम्मेदार है? 2 प्रक्रिया जिम्मेदार है, विसरण और परासरण। तो पहले अपन इन दोनों को समझ लेते हैं। देखो, विसरण क्या होता है? विसरण होता है पदार्थों के कणों का उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर गति करना। जैसे आपके पास ये 2 टैंक है, ठीक है, 2 टैंक है आपके पास, ये दोनों आपस में कनेक्टेड है किसी नली के द्वारा। अब ये इतना भरा हुआ है और ये इतना भरा हुआ है, तो होगा क्या? यहाँ पर सांद्रता ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, यहाँ पे सांद्रता कम है, तो जल यहाँ से यहाँ चला जाएगा, और जब तक जाएगा जब तक दोनों का वाटर फ्लो बराबर नहीं हो जाता है। ठीक है, तो पदार्थों के कणों का उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना विसरण कहलाता है। पहली बात। परासरण क्या है? देखो, इसमें भी जो पदार्थ है ना वो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर ही जाएंगे, बट केवल क्या जाएंगे? विलायक के अणु जाएंगे। विलायक क्या है आपको पता है? विलयन शब्द आपने पढ़ा है। विलयन में 2 चीजें होती है, विलायक और विलेय। विलायक ज्यादा मात्रा में होता है, विलेय कम मात्रा में होता है, तो केवल विलायक ही जाएगा। लेकिन अर्ध पारगम्य झिल्ली यानी जो अपनी चयनात्मक झिल्ली है उसके द्वारा जाएगा। ठीक है, तो केवल विलायक जैसे जल अणु, विलायक अणुओं का चयनात्मक पारगम्य झिल्ली जो अपनी कोशिका झिल्ली है द्वारा उस सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाना परासरण कहलाता है। बस समझ में गई? विसरण में भी पदार्थ अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, परासरण में भी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाएंगे, बट विलायक के अणु जाएंगे और अर्ध पारगम्य झिल्ली से जाएंगे, जो अपनी जो वर्णात्मक झिल्ली है, कोशिका झिल्ली है, उसके द्वारा जाएंगे। क्लियर है भाई? चलो, अब अपन दोनों के बारे में पढ़ लेते हैं। विसरण तो कहाँ पे काम देता है, परासरण कहाँ पे काम देता है, वो अपन देखते हैं। देखो, सबसे पहले अपन विसरण का एग्जाम्पल देखते हैं। मैं पहले समझा देता हूँ, चलो एक बार आपको, और फिर अपन देखेंगे। देखो, ढंग से देखना भाई, ये अपनी कोशिका है, ये क्या अपनी सेल है, ठीक है। इसमें क्या है, जैसे इसके अंदर ना ऑक्सीजन कम है, ठीक है, या है ही नहीं, और बाहर ऑक्सीजन ज़्यादा है, मतलब इसमें ऑक्सीजन है ही नहीं, यूँ मान लो ऑक्सीजन इसमें है ही नहीं और बाहर ऑक्सीजन है, तो अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता कम और अंदर ऑक्सीजन की सांद्रता ज़्यादा। तो ऑक्सीजन क्या है, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर आ जाएगी, और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाना क्या कहलाता है, विसरण कहलाता है। क्लियर है भाई? तो विसरण विधि द्वारा ऑक्सीजन कोशिका के अंदर आ गई। अब जब कोशिका के अंदर ऑक्सीजन आ जाएगी, यहाँ की सेल है, ठीक है, यहाँ पे ऑक्सीजन काम करेगी, ग्लूकोज को तोड़ेगी तो CO2 बनेगा, यहाँ पर CO2 क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी, और बाहर CO2 क्या है, कम है। तो CO2 है वो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर यानी कोशिका से बाहर आ जाएगी। जो O2 CO2 जो परिवहन हो रहा है ना कोशिका के अंदर, इसके लिए कौन सी प्रक्रिया जिम्मेदार है, विसरण जिम्मेदार है। तो क्या कोशिका में पदार्थों की गति हुई? अरे हुई नहीं हुई, तो ये अपन समझा रहे हैं आपको। चलो अब इसका जो अपना पैराग्राफ अपन लिखा है उसको देख ले एक बार।
देखो आपके बीच में 2-3 दिन क्लास नहीं आई, ठीक है, उसका खेद है हमें। बट क्या है कि कुछ प्रॉब्लम ऐसी हो जाती है कभी कभी कि हम क्लासेज ना रिकॉर्ड नहीं कर पाते हैं। हालांकि मैं आपकी क्लासेज एक दिन पहले रिकॉर्ड करता हूँ, बट ऐसी नौबत आ जाती है कई बार, है ना, होता है कभी कभी ऐसा। चलो, तो कोशिका में पदार्थों की गति अपन समझने वाले हैं। देखो, कुछ पदार्थ जैसे CO2 व ऑक्सीजन विसरण प्रक्रिया द्वारा कोशिका झिल्ली के आर पार आ जा सकते हैं। कैसे, अभी मैंने आपको बताया था कैसे। देखो, CO2 यह एक कोशिकीय अपशिष्ट है और इसका निष्कासन आवश्यक होता है। भाई CO2 हमारी कोशिका को जरूरी नहीं होता है, ये अपशिष्ट पदार्थ होता है, उत्सर्जित पदार्थ होता है, इसको निकालना जरूरी है। तो CO2 कोशिका में एकत्र हो जाती है, ठीक है, इसकी सांद्रता बढ़ जाती है, लेकिन कोशिका के बाहर पर्यावरण में CO2 की सांद्रता कोशिका में उपस्थित CO2 की सांद्रता की अपेक्षा कम होती है। यानी कोशिका के अंदर CO2 की सांद्रता ज़्यादा और कोशिका के बाहर CO2 की सांद्रता कम। जैसे ही कोशिका के अंदर और बाहर CO2 की सांद्रता में अंतर आता है, अंतर आएगा भाई, अंदर ज़्यादा बाहर कम, तो अंतर आ गया। अंतर आते ही उसी समय उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर विसरण विधि द्वारा CO2 कोशिका से बाहर आ जाती है, बाहर निकल जाती है। क्लियर है, ये तो CO2 की बात हो गई। इसी प्रकार जब कोशिका में ऑक्सीजन की सांद्रता कम हो जाती है तो ऑक्सीजन बाहर से विसरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर प्रवेश कर जाती है। अतः कोशिका तथा बाह्य पर्यावरण में गैसों का आदान प्रदान में विसरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी मेरे ख्याल से आपके। अरे आ गई ना, कि अपने दो चीज़ें पढ़ी है कि कोशिका में पदार्थों की गति होगी, इसके लिए दो प्रक्रिया जिम्मेदार है, विसरण और परासरण। विसरण के द्वारा O2 CO2 को परिवहन हो रहा है। कैसे हो रहा है मैं आपको बता चुका हूँ। अब बात करते हैं परासरण के द्वारा। देखो, ढंग से देखना, यदि हम किसी जंतु कोशिका अथवा पादप कोशिका को शक्कर अथवा नमक के विलयन में रखें तो क्या होगा। ठीक है, आपने पानी लिया, पानी में शक्कर डाला या पानी में नमक डाला, एक विलयन बना लिया आपने। ठीक है, अब उसमें डालेंगे आप लोग किसी भी जंतु कोशिका को, पादप कोशिका को, तो क्या क्या घटना हो सकती है। तो देखो, 3 घटना हो सकती है। 3 घटनाओं से कोई भी एक घटना हो सकती है। पहली घटना क्या है, ढंग से देखना, चीज़ों को समझना, ढंग से चीज़ों को समझना और फिर अपन बात करेंगे। देखो, पहले मैं आपका एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। जो विलयन होता है ना भाई, विलयन, ये 2 प्रकार के होंगे, तनु विलयन और सांद्र विलयन। तनु का मतलब होता है पतला और सांद्र का मतलब होता है गाढ़ा। अब कैसे पता करेंगे भाई, विलयन में 2 चीज़ें होती हैं, विलायक और विलेय। ठीक है, जैसे आपने नमक शक्कर लिया, शक्कर का पानी बनाया आपने, शक्कर का ना, तो पानी क्या है, विलायक है और शक्कर क्या कम है, क्योंकि ऐसा ही करते हैं ना अपन। ठीक है, तो पानी और शक्कर को मिला के आपने क्या बना दिया, विलयन बना दिया। पानी विलायक होगा, शक्कर विलेय होगा। अब तनु कब कहलाएगा, यदि पानी की मात्रा ज़्यादा है, विलायक ज़्यादा है, तो तनु हो जाएगा, पतला होगा। लेकिन आपने क्या कर दिया, चीनी उसमें ज़्यादा मिला दी, जितना पानी है ना उससे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा चीनी मिला दी आपने, तो जो विलयन है कैसे हो जाएगा, गाढ़ा हो जाएगा, उसे क्या बोल देंगे, सांद्र। ठीक है, तो जब विलायक ज़्यादा होता है तब तनु विलयन, और विलेय ज़्यादा होगा तो क्या हो जाएगा आपका, सांद्र विलयन। ठीक है, गाढ़ा पतला आप लोग समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखो, तीनों कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है, ढंग से समझना, यदि कोशिका को तनु विलयन वाले माध्यम अर्थात जल में शक्कर, यानी आपने जल शक्कर का विलयन बनाया है या नमक जल का बनाया है, उसके हिसाब से नमक जल का तो नमक की मात्रा कम, शक्कर जल का तो शक्कर की मात्रा कम। जल में शक्कर अथवा नमक की मात्रा कम और जल की मात्रा ज़्यादा है, उसमें रखा है, यानी तनु विलयन में रखा है। तनु विलयन का मतलब बता दिया आपको, जो शक्कर या नमक है उसकी मात्रा कम है, जल की मात्रा ज़्यादा है, में रखा गया है, तो जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। ऐसे विलयन को अल्परासरण दाबी विलयन कहते हैं। भाई हुआ क्या है, ये आपकी कोशिका है, ठीक है, और इसको आपने एक बर्तन में रख दिया, उसमें क्या भरा हुआ है, उसमें तनु विलयन भरा हुआ है। तनु का मतलब पानी ज़्यादा है, ठीक है, बाहर कोशिका के बाहर पानी ज़्यादा, अंदर कम। तो जो पानी है ना वो क्या करेगा, बाहर से अंदर जाएगा, नहीं जाएगा,
अरे कोशिका के अंदर जाएगा ना, तो वही तो हो रहा है कि जल परासरण विधि द्वारा कोशिका के अंदर चला जाएगा। परासरण क्यों बोला है? क्योंकि ये अर्ध पारगम्य झिल्ली से होता हुआ जा रहा है, और क्या जा रहा है? विलायक जा रहा है। परिभाषा में देखा था ना आपने कि विलायक के अणु जैसे जल के अणु चयनात्मक पारगम्य झिल्ली द्वारा अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर जाते हैं, तो वही तो हो रहा है, बाहर पानी ज़्यादा और अंदर कम, बीच में क्या है? प्लाज्मा झिल्ली है ना, चयनात्मक झिल्ली है, यहाँ से अंदर जाएगा, वही यहाँ पे लिखा है। ऐसा विलयन को अल्परासरण दाबी विलयन कहते हैं। क्लियर? आगे देखो, अब यहाँ पे देखो, जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ये नहीं है कि केवल अंदर ही जाएंगे, बाहर भी आएंगे जल के अणु, बट होगा क्या? अंदर जाने वाले जल की मात्रा बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। कुल मिला के बात ये, तो जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन कोशिका के अंदर जाने वाले जल की मात्रा कोशिका से बाहर आने वाले जल की मात्रा से अधिक होगी। इस प्रकार शुद्ध परिणाम यह होगा कि जल कोशिका के अंदर गया, इससे कोशिका फूलने लगी। ठीक है, तो पहला केस क्या है? क्या हो सकता है? यदि शक्कर जल या नमक जल में आप कोशिकाओं को अंदर रखेंगे, तो तीन घटनाओं में से पहली घटना क्या हो सकती है कि परासरण के द्वारा जल कोशिका के अंदर चला जाएगा, जब तनु विलयन में अपन कोशिका को रखेंगे। हालांकि पानी बाहर भी निकलेगा, लेकिन बाहर निकलने वाले जल की मात्रा बहुत कम होगी, अंदर जाने वाले की ज़्यादा होगी। कुल मिला के कोशिका फूल जाएगी। ठीक है, सेकंड केस क्या हो सकता है? यदि कोशिका को ऐसे विलयन में रखा जाए जिसमें बाह्य जल की सांद्रता कोशिका में स्थित जल की सांद्रता के ठीक बराबर हो, यानी दोनों जलों की सांद्रता बराबर हो। जैसे ये पात्र है, ये कोशिका है, यहाँ पर जो जल है उसकी सांद्रता और इसकी सांद्रता बराबर हो, तो क्या होगा? तो कोशिका झिल्ली से जल में कोई शुद्ध गति नहीं होगी। शुद्ध गति का मतलब है, देखो जितना जल कोशिका से बाहर आएगा ना, उतना ही कोशिका के अंदर चला जाएगा। कुल मिला के मेंटेन बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा। ठीक है, तो कोई शुद्ध गति नहीं होगी। ऐसे विलयन को समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी, समान है, दोनों साइड परासरण समान हो रहा है, समपरासरी विलयन कहते हैं। जल, आगे देखो, जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आता जाता है, लेकिन जल की जो मात्रा अंदर गई उतनी ही बाहर आ जाती है। इस प्रकार व्यापक रूप से जल की कोई गति नहीं हुई है, इसलिए कोशिका के माप में यानी साइज में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जितना कोशिका के अंदर गया उतना बाहर आएगा, तो बैलेंस बना रहेगा, कोशिका का साइज में वृद्धि नहीं होगी। लेकिन जो आपसे पहला था अल्परासरणी दाबी, उसमें कोशिका फूल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अंदर जाने वाले जल की मात्रा ज़्यादा है, किससे? बाहर आने वाले जल से। आगे देखो, तीसरी कंडीशन क्या हो सकती है? यदि कोशिका के बाहर वाला विलयन अंदर के गोल से अधिक सांद्र है, बाहर जल की सांद्रता ज़्यादा है, तो जल परासरण द्वारा कोशिका से बाहर आ जाएगा। ऐसे विलयन को अति परासरण दाबी विलयन कहते हैं। अब ऐसा क्या होगा कि बाहर आने वाले जल की मात्रा ज़्यादा होगी, तो कोशिका सिकुड़ उड़ेगी, और ऐसा ही होता है। पुनः जल कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आ जा सकता है, लेकिन इस स्थिति में कोशिका से अधिक जल बाहर आ जाएगा और कम जल अंदर जाएगा, इसलिए कोशिका सिकुड़ जाएगी। ठीक है भाई, बात समझ में आ गई होगी। तीन चीज़ें हो जाती है, अल्परासरण दाबी विलयन, समपरासरी विलयन और अति परासरण दाबी विलयन। अल्प में क्या होता है? जल कोशिका के अंदर जाएगा, बाहर भी आएगा लेकिन कम आएगा। समपरासरी में दोनों ओर बराबर आएगा जाएगा। अति परासरण में बाहर ज़्यादा आएगा, अंदर कम जाएगा, तो इसमें कोशिका सिकुड़ जाएगी। क्लियर भाई? तीन कंडीशन हो सकती है। चलो, तो आपने विसरण के बारे में देख लिया। विसरण के द्वारा ना गैसों का आदान प्रदान हो रहा है, और परासरण के द्वारा कुछ पदार्थ अंदर बाहर आ जा रहे हैं। अब देखो, अब यहाँ पे मैंने कुछ और पॉइंट लिखे हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट है, कोशिका उसमें एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना, वन लाइनर के फॉर्म में। तो पहला, एक कोशिकीय अलवणीय जलीय जीवों तथा अधिकांश पादप कोशिकाएं परासरण द्वारा जल ग्रहण करती है। ठीक है, परासरण विधि के द्वारा। पौधों की जो जड़ें हैं, मूल है, वो भी परासरण विधि द्वारा जल का अवशोषण करती हैं। क्लियर है? आगे देखो, एक शब्द देखा है एंडोसाइटोसिस। एंडो का मतलब होता है अंदर, तो कोशिका झिल्ली के द्वारा या कोशिका झिल्ली के माध्यम से कोशिका के बाहर से भोजन और अन्य सामग्री को निगलना एंडोसाइटोसिस कहलाता है। एंडो का मतलब अंदर होता है, कि कोशिका के बाहर कोई पदार्थ है उसको अंदर ले लिया, किसके द्वारा? कोशिका झिल्ली के द्वारा। इसे क्या बोलते हैं? एंडोसाइटोसिस। ठीक है, एक शब्द है जीव द्रव्य कुंचन।
कुंचन का मतलब सिकुड़ना। जीव द्रव्य आप लोग जानते हैं कि ये आपकी कोशिका है, ये केंद्रक है और ये कोशिका द्रव्य है। तो कोशिका द्रव्य और केंद्रक दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य। तो जीव द्रव्य कुंचन यानी जीव द्रव्य सिकुड़ेगा। कैसे? वो देखो कि जब किसी पादप कोशिका में परासरण द्वारा जल की हानि होती है, यानी लगातार अंदर से जल बाहर आता जाता है कोशिका से, तो कोशिका झिल्ली सहित आंतरिक पदार्थ संकुचित हो जाते हैं। तो कोशिका झिल्ली के अंदर जितने भी पदार्थ हैं वो सारा सिकुड़ जाएगा। इसे क्या बोलते हैं? जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं। बात समझ में आ जाएगी, बड़ी सिंपल है। अब देखो कि जो विसरण विधि है ना, इसका क्या क्या फायदा है कोशिका के लिए। तो पहली बात, कोशिका में जल के आदान प्रदान के लिए विसरण सहायक होता है, बिल्कुल। इसके अलावा कोशिका में गैसों के आदान प्रदान में भी सहायक होता है ये। इसके अलावा कोशिका को अपने बाहरी पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने में भी विसरण सहायक होता है। एंडोसाइटोसिस प्रोसेस के द्वारा कोशिका से विभिन्न अणुओं का अंदर आना और बाहर निकलना भी विसरण द्वारा ही होता है। ये सारे विसरण के फायदे हैं। यहाँ पे देखो, विसरण एक सक्रिय प्रक्रम होता है क्योंकि इसमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है। देखो दो चीजें हैं, सक्रिय और निष्क्रिय। बायोलॉजी के अंदर कुछ प्रोसेस ऐसी होती है जो सक्रिय होती है, आपको कई जगह पढ़ने को मिलेगा, और कुछ निष्क्रिय। सक्रिय होने का मतलब है कि उसके अंदर ऊर्जा खर्च होगी, और निष्क्रिय का मतलब है उसमें ऊर्जा खर्च नहीं होगी। तो जो विसरण की जो प्रोसेस है ना, इसमें एक पदार्थ अंदर बाहर हो रहे हैं, इसमें ऊर्जा खर्च होती है, तो इसका मतलब विसरण एक सक्रिय प्रक्रम होता है। ठीक है। अगली बात, जीवित कोशिकाओं में ही परासरण द्वारा जल अवशोषण की क्षमता होती है, मृत कोशिकाओं में नहीं। ध्यान रखना, जीवित कोशिकाओं में ही परासरण की घटना होगी, मृत कोशिकाओं में नहीं होगी। चलो आगे देखो, ये मैंने आपको बता ही दिया कि जल के अणु कोशिका झिल्ली के दोनों ओर आवागमन करने के लिए स्वतंत्र होते हैं। ठीक है। जो अल्प परासरण दाबी विलयन है उसमें क्या होगा, अंदर भी आएंगे और बाहर भी जाएगा, लेकिन अंदर आने वाला जल की मात्रा ज़्यादा होगी, कोशिका फूल जाएगी। समपरासरी में दोनों साइड बराबर आते जाते हैं, और अति परासरण दाबी में बाहर ज़्यादा निकल जाएगा, अंदर कम जाएगा, तो कोशिका सिकुड़ जाएगी। तो दोनों साइड आवागमन कर सकते हैं। एक नोट और लिखा है कि जीवाणु, बड़ा ही इंपॉर्टेंट नोट है, ये वाला आपको बड़ा ही ध्यान रखना है कि जीवाणुओं की कोशिका झिल्ली में रूपांतरण से कुछ संरचनाएं जैसे मीसोसोम एवं क्रोमेटोफोर बनती है। मीसोसोम का क्या काम होता है? ये श्वसन में सहायक होती है, ध्यान रखना। क्रोमेटोफोर प्रकाश संश्लेषण में सहायक होते हैं। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना आपको। अब देखो कोशिका झिल्ली के क्या क्या लाभ हैं। तो कोशिका झिल्ली चयनात्मक पारगम्य होती है, बिल्कुल होती है। जिन पदार्थों की कोशिका को आवश्यकता है उन्हीं को अंदर आने देगी, और जिनकी आवश्यकता नहीं उनको बाहर चले जाने देगी। ठीक है। इसके अलावा कोशिका झिल्ली जंतु कोशिका को निश्चित आकृति प्रदान करती है तथा जीव द्रव्य की सुरक्षा करती है। बिल्कुल, कोशिका झिल्ली के अंदर क्या होता है? जीव द्रव्य होता है, उसको प्रोटेक्शन देता है ये। इसके अलावा कोशिका झिल्ली एक कोशिका को दूसरी कोशिका से अलग भी करती है। कैसे? कि एक कोशिका ये रही, एक दूसरी कोशिका ये रही, ये कोशिका झिल्ली है, ठीक है, ये अलग हो गई। लेकिन यदि कोशिका झिल्ली नहीं होती तो इसके अंदर क्या हो रहा है? जीव द्रव्य। और जो जीव द्रव्य होता है ना, उसमें साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव्य। कोशिका द्रव्य होता है ना, तरल जैसा होता है, तरल जैली पदार्थ होता है वो। तो क्या करेगा वो? तरल होने के कारण दोनों कोशिकाओं का कोशिका द्रव्य आपस में मिल जाता, तो कोशिका रहती ही नहीं, सब कुछ मिक्सअप हो जाता। ठीक है। तो दो कोशिकाओं को अलग कौन करता है? कोशिका झिल्ली। डन। चलो आगे देखो, अब बात करते हैं अपन कोशिका भित्ति। भाई कोशिका झिल्ली हो चुका है, लेकिन आपको पता है कि जो पादप कोशिका है ना, शैवाल है, जीवाणु है, कवक है, उनमें कोशिका झिल्ली के अलावा भी उनके चारों ओर क्या पाया जाता है? कोशिका भित्ति पाई जाती है। तो अपन कोशिका भित्ति के बारे में देख लेते हैं। भाई देखो, पादप कोशिकाओं में कोशिका झिल्ली की बाहर चारों तरफ कोशिका भित्ति भी पाई जाती है। क्या पादप कोशिका में पाई जाती है? नहीं, निम्न जीवों में भी कोशिका भित्ति पाई जाती है, जैसे कवक, जीवाणु, शैवाल। ठीक है। अब बात करते हैं कि पादप की कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, कवक की किससे बनी होती है, शैवाल की किससे बनी होती है, जीवाणु की किससे बनी होती है। बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, तो ध्यान रखना। पादपों की जो कोशिका भित्ति है ना, वो सेलुलोज एक कार्बोहाइड्रेट ही होता है, हेमीसेलुलोज पेक्टिन और प्रोटीन की बनी होती है। ठीक है। कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ये बड़े इंपॉर्टेंट है भाई, काइटिन ना कई बार पूछ लिया गया है ये।
शैवालों की कोशिका भित्ति सेलुलोज, गैलेक्टॉन्स, मेनान्स व खनिज जैसे कैल्शियम कार्बोनेट, CaCO3 किसका सूत्र है? कैल्शियम कार्बोनेट का ना, इनकी बनी होती है। जीवाणु की कोशिका भित्ति मुख्य रूप से पेप्टिडोग्लाइकन नामक बहुलक से मिलकर बनी होती है। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट है। पादप की कोशिका भित्ति में सेलुलोज होता है सबसे बड़ा, कवक में काइटिन होता है और जीवाणु में पेप्टिडोग्लाइकन्स नामक बहुलक होता है। ठीक है, एक बात ध्यान रखना, पेप्टिडोग्लाइकन के और नाम भी होते हैं, इसे म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं। और इसमें होता क्या है, पेप्टिडोग्लाइकन में मुख्य रूप से दो चीजें होती है, दो इकाइयां होती है, नाग और नाम। नाग NAG, इसका मतलब है एन एसिटिल ग्लूकोस एमीन, और नाम का मतलब है एन एसिटिल म्यूरामिक ये अम्ल। ठीक है ना। तो जो पेप्टिडोग्लाइकन होता है जिसे अपन म्यूरिन या म्यूकोपेप्टाइड भी कहते हैं, इसमें दो चीजें होती है, नाग और नाम, दो इकाइयां होती है। आगे देखो, इन सभी में कोशिका भित्ति होती है। जंतु में, माइकोप्लाज्मा में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। इसके अलावा जो कोशिका भित्ति होती है ना, मृत आवरण होता है। मृत आवरण का मतलब समझते हैं आप लोग कि उसमें जो जल होगा ना वो 0% होगा। यदि कोई चीज़ सजीव है ना तो उसमें जल है, चाहे कितना ही % हो, लेकिन मृत है ना तो उसमें लगभग जल में 0% ही होता है। ठीक है, आगे देखो अब इसके लाभ क्या क्या है कोशिका भित्ति के। तो सबसे पहले कोशिका भित्ति जो होती है, पौधे है, कवक है, जीवाणु की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत कम तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है। मैं अल्प प्रासरण दाबी विलयन का मतलब क्या है कि जो जल है ना वो कोशिका के अंदर जाएगा। जब कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका फूलेगी। भाई तीन चीजें पढ़े थे ना अपन ने भी, अल्प प्रासरण दाबी विलयन, संप्रासरी और अतिप्रासरी। अतिप्रासरी में क्या था, जल बाहर आ रहा था, कोशिका सीख उड़ेगी। सम में क्या, दोनों साइड बराबर। ठीक है, कोशिका की साइज में कोई फर्क। लेकिन अल्प में क्या है, जल कोशिका के अंदर जाएगा तो कोशिका फूलेगी। लेकिन यदि कोशिका भित्ति होगी ना तो भाई कोशिका फूलती जाएगी, तो एक कंडीशन ऐसी भी आ सकती है कोशिका फट जाए, लेकिन कोशिका भित्ति जो है कोशिका को फटने से रोकेगी। तो वही तो यहाँ पे लिखा है मैंने कि कोशिका भित्ति जो होती है पौधों, कवक, जीवाणु की कोशिकाओं को अपेक्षाकृत, मतलब किसकी तुलना में, जंतु कोशिकाओं की तुलना में तनु विलयन में बिना फटे बनाए रखती है, फटने से बचाती है। आगे देखो, कोशिका भित्ति के कारण ये कोशिकाएं कौन कौन सी, पादप कोशिका, कवक कोशिका, शैवाल, जीवाणु कोशिका परिवर्तनीय माध्यम को जंतु कोशिका की अपेक्षा आसानी से सहन कर सकती है। परिवर्तनीय माध्यम मतलब जैसे तापमान में परिवर्तन हो गया, तीव्र गति से हवा चल रही है, वायुमंडलीय नमी है, इनसे सुरक्षा प्रदान करती है कौन, कोशिका भित्ति। ठीक है, इसके अलावा कोशिका भित्ति के कारण कोशिकाओं की आकृति निश्चित रहती है, क्योंकि कोशिका भित्ति काफ़ी कठोर होती है, जल उसमें 0% होता है, डेड सेल होती है उसके अंदर। तो कोशिकाओं की आकृति को निश्चित बनाए रखती है। कोशिका भित्ति कोशिकाओं को बाह्य आघातों से, कोई भी चोट है उससे सुरक्षा प्रदान करेगी। कोशिका भित्ति पौधों को मजबूती व दृढ़ता भी प्रदान करती है। ठीक है, एक चीज और, पादप की कोशिका भित्ति में क्या होता है, सेलुलोज होता है ना, हमारे लिए फायदेमंद होता है भाई सेलुलोज। कैसे कि हमारे आहार में सेलुलोज रुक्षांश के रूप में कार्य करता है। रुक्षांश का मतलब क्या होता है कि रुक्षांश हमारे शरीर में भोजन को पचाने व आंतों को साफ रखने में मदद करते हैं, हमारी आंतों की सफाई करने में बड़े ही सहायक होते हैं। ठीक है, चलो तो ये कोशिका भित्ति के बारे में हो गया। सेकंड पार्ट है कोशिका द्रव्य। तो आपको मैंने बताया 3 भाग होते हैं कोशिका के अंदर, सबसे बाहर कोशिका झिल्ली, फिर कोशिका द्रव्य और फिर केंद्र। कोशिका झिल्ली के बारे में अपने पढ़ लिया है। कोशिका झिल्ली के अलावा कुछ जीव जैसे पौधे हैं, शैवाल है, जीवाणु है, कवक है, उनमें कोशिका भित्ति भी होती है। तो अपन ने कोशिका भित्ति को डिस्कशन कर लिया। अब सेकंड भाग है अपना कोशिका द्रव्य। ठीक है, और इसके बाद में केंद्रक होगा, तो कोशिका की संरचना अपनी कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ से अपन स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है भाई, तो कैसे लगी क्लास आपको लाइक करके और कमेंट करके बताना है, अधिकतम क्लास को शेयर करना है भाई। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।